Hey guys, welcome to today. I'm back with another video of English grammar. As I told you that I will provide complete English grammar for your upcoming exam like NDA, CDS, FCAT, SSC. So if you haven't joined us on Telegram and Instagram, you can join through with this username that is AJ_today and defense_baba. आप इन दोनों यूजर नेम को टाइप कीजिएगा, आपको यहाँ टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा और इंस्टाग्राम में चैनल मिल जाएगा. सो यू कैन ज्वाइन देम and for the important PDF note stuff must join the Telegram channel. You will get everything there. So as I told you in the previous video that what would be our syllabus or how we go through with the grammar. ओके हम कैसे ग्रामर के साथ जाएंगे और किस तरह से हमारा क्या क्या सिलेबस रहेगा वो मैंने मेंशन कर दिया था. तो अभी हम टेंसेस पढ़ रहे थे और टेंसेस में मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ा चुका था. पार्ट ऑफ स्पीच मैंने 2 वीडियो में पढ़ा चुका था और टेंसेस का मैंने एक सिंपल इनडेफिनेट में कवर अप करा चुका था. ठीक है ना. और हमने क्या किया था, इंडेफिनेट के साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, क्योंकि जब तक हम एक थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक हम प्रैक्टिकल ना कर लें तब तक हमारे दिमाग में चीज़ें अच्छे से नहीं आती है. तो हम कुछ भी पढ़ेंगे उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेशन जरूर करेंगे जिससे हमारे दिमाग में चीज़ें अच्छे से घुस जाएँ. ओके सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ स्पीच देख ली होगी. अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो ज़रूर जाके देख लें. वो आपका बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह आपका सेंस को क्रिएट करने में डेवलप करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट मच डिले. लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके सो आई थिंक कंजक्शन के बारे में ओवरव्यू दे चुके थे हम, सिंपल टेंसेस पढ़ चुके थे एंड क्वेश्चंस भी कर चुके थे हम. ओके तो पास्ट इंडेफिनिट आज का जो टॉपिक हमारा वो है पास्ट इंडेफिनिट. देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या है. हम अगर किसी चीज़ को देखें तो पास्ट इंडेफिनिट में वो है जो क्या होता है, कंप्लीट एक्शंस हो चुका होता है. कंप्लीट एक्शन हो चुका होता है. द टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड और फिनिश इन द पास्ट, जो कंप्लीट हो चुका है. जैसे मैंने क्या, मैं दिल्ली गया था. तो मैं दिल्ली गया था. दिल्ली से मतलब अब मैं जा चुका हूँ, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है. तो जो भी काम कंप्लीट हो चुका है या फिनिश हो चुका होता है उसे आप किस में लेते हो, पास्ट टेंस में लेते हो. जो भी काम फिनिश हो गया होता है, कंप्लीट फिनिश हो गया होगा. तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना. मैंने कोई भी काम जो कंप्लीट फिनिश हो चुका होता है उसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं. ओके इतनी बात समझ आ गई. जो काम फिनिश हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, फिनिश हो गया हो, वो क्या होता है, पास्ट टेंस में आता है. इतनी बात समझ गए. अब इसका क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है. तो देखो हमने जैसे सिंपल टेंस में देखा था कि सिंगुलर क्लर्क बनता है, प्लूरल क्लर्क बनता है. तो पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है. पास्ट में सिर्फ एक फॉर्मेट बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की टू प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सिंगुलर प्लूरल फॉर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. जो फॉर्मूला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, सिंगुलर प्लूरल के लिए एक जैसा रहेगा. ओके और वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की टू प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी. ओके वर्ब की क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी. तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में वो काम आते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, या कंप्लीटली फिनिश हो चुके होते हैं, वो आते हैं. और उसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल के दोनों के लिए एक जैसा होता है. दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वर्ब की कोई सेकेंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा. ओके वैसे क्या आएगा, वी प्लस वर्ब की टू आएगा प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब दोनों के लिए क्या रहेगा, एक ही वर्ब रहेगी, कोई अलग चीज नहीं होगी. तो क्या इसका एग्जांपल देख लेते हैं. देखो सी रोट अ बुक. सी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है. रोट क्या है आपकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. अब बुक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट. मैंने आपको बताया भी था ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. सी रोट व्हाट, तो आपने कहा अ बुक, तो उसने एक बुक लिखी, तो बुक क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. आई टोल्ड यू ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करना है, किस तरह से क्वेश्चन करना है, वट हमने पार्ट ऑफ हिस्ट्री वगैरह में सब कर लिए थे. ओके अगर हमें क्या होता है कि अभी कभी कभी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है. तो जैसे देखो पास्ट टेंस में क्या था, प्रेजेंट टेंस में क्या था, हेल्पिंग वर्ब जो थी प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते थे. किसमें, हेल्पिंग वर्ब जो थी वो क्या थी, डू डज थी. तो इसी का जो सेकंड फॉर्म हो गया V2 क्या हो गया, डिड हो गया. V2 क्या हो गया, डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब. तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, डिड होगी. ओके तो आप समझ गए होंगे, डिड होगी.
तो इस तरीके के अगर जैसे बोलेंगे ही डिड नॉट गो देयर, THER देयर, वो वहाँ नहीं गया, ठीक है, वो वहाँ नहीं गया था। तो यहाँ पे डिड नॉट क्या आ गई, एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, गो क्या हो गई यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और डिड क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो ही डिड गो देयर बोल सकते हो आप, है ना, ही वेंट देयर। इस तरह से मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड क्या होगी, एक हेल्पिंग वर्ब जैसे काम करेगी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अलग अलग फॉर्म बन सकते हैं, तो सिंपल फॉर्म आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे डिड नॉट जैसे यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। एग्जांपल देख सकते हैं, सी डिड नॉट राइट अ बुक, उसने बुक नहीं लिखी। यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे राइट क्या हो गई मेन वर्ब हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब टू थी, यहाँ पे वर्ब क्या है फर्स्ट फॉर्म है। इससे मुझे क्या पता चला कि डिड जब भी आएगा, डिड जब भी आएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर तभी भी एक इसमें ही है, पास्ट टेंस में ही है। एक चीज मुझे ये पता चली, एक चीज मुझे पता चली कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म आ जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा डिड ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, तो यहाँ पे जब डिड आ जाएगा तो वर्ब के साथ कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसी को हम इंट्रोगेशन में लिख सकते हैं। इंट्रोगेशन में मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंट्रोगेशन का बताया था। तो यहाँ पे डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगी, सिंपल पास्ट में डिड हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब से मेन वर्ब से पहला आएगा। ये वाला फॉर्मेट भी याद रखना, जैसे यहाँ पे दे रखा है डिड सी नॉट राइट अ बुक, तो आप इसको ढंग से देखेंगे। हम आगे चलते हैं। अच्छा, कहाँ पे यूजेस करने हो, हमें कहाँ पता चलेगा कि पास्ट टेंस कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज होगा। तो पहली चीज है कि टू शो द पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन के लिए जो भी पास्ट एक्शंस होंगे, मतलब पास्ट के काम कर रहे होंगे, एक्शन मैंने बता दिया था क्या, कोई मूवमेंट कोई काम हो रहा होगा तो उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई रोट अ लेटर यस्टरडे, यस्टरडे से मुझे पता चला कि ये क्या है, बीते हुए कल की पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, और ये कह रहा है मैंने कल एक लेटर लिखा था, मैंने कल एक लेटर लिखा था, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ही बोल रहा है, मैंने एक लेटर कल लिखा था, या मैंने एक लेटर लिखा था कल, या मैंने कल एक लेटर लिखा था। ओके, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है, काम किया गया इसने एक लेटर लिखा, तो आई रोट। तो यहाँ पे क्या रहा है, पास्ट की एक्शन बता रहा है कि मैंने कल लिखा था, कल लिखा था बता रहा है, कल लिखा था। तो यहाँ पे हमारा सेंस के समझ आ गए होंगे कि यहाँ पे बता रहा है कि जब कभी पास्ट एक्शन के बारे में कोई बात होती है तो ये पास्ट टेंस हमें उसकी हेल्प करता है बताने में। दूसरा बोला सी केम लास्ट वीक, वो लास्ट वीक आई थी, मतलब पिछले हफ्ते आई थी, वो पिछले हफ्ते आई थी, मेरी बात को समझना। ओके, अब कुछ चीजें होती हैं, ये आपको समझ गया, पास्ट एक्शन के बारे में बताता है, जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट, द अदर डे, द डे बिफोर, एक्स्ट्रा, जो भी चीजें होती हैं ये सब क्या होती हैं, ये टाइम ओरिएंटेड होती हैं। देखो आपको ये टाइम बता रही है कहीं ना कहीं, ये आपको टाइम का आभास करा रही है कि कल हुआ था, कुछ टाइम पहले हुआ था, या अगले दिन हुआ था, या एक दिन पहले परसों हुआ था। इस तरीके की चीजें ये क्या होती है, टाइम ओरिएंटेड होता है और हमें टाइम का आभास बताती है। और जब कभी भी हमें टाइम मेंशन होता है, टाइम मेंशन होता है, टाइम मेंशन होता है तो सिर्फ एक टेंस क्या लगता है, वो टेंस होता है हमारा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, नॉट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। याद रखना, जब कभी भी टाइम दिया हो, जैसे यहाँ यस्टरडे दिया हुआ, लास्ट वीक दिया हुआ, तो ये क्या है, एक टाइम का बताते हैं, टाइम का आभास दिलाते हैं। तो जब ये टाइम के बारे में बता रहे होते हैं तो सिर्फ एक टेंस लगता है, वो लगता है सिंपल, क्या लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस। अब आप बोलोगे कि प्रेजेंट टेंस में नहीं लग सकता, अरे प्रेजेंट टेंस में भी टाइम का लग सकता है, वो वाली बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे पास्ट के बता रहा है, बीता हुआ कल के बारे में बता रहा है, कुछ टाइम पहले के बारे में बता रहा है ना। ये हमारा प्रेजेंट हो गया है, ये हमारा पास्ट हो गया। तो यहाँ के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट में है हम, और हमारे पास्ट के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे
ये जो वर्ड्स रहेंगे ये सारे के सारे टाइम ओरिएंटेड रहते हैं और ये हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। तो जब भी कभी ये किसी सेंटेंस में लग रहे हों, आपको टाइम का आभास हो रहा हो, तो हमेशा आप पास्ट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट चीज देखते हैं, टू शो अ पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के बारे में बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे पास्ट हैबिट के बारे में बताया तो मैं आपको कुछ चीजें समझा दूंगा, नई चीजें। पास्ट हैबिट के बारे में बता रहे, देखो प्रेजेंट हैबिट के बारे में तो बता दिया था मैंने कि जो हम रोज करते हैं हैबिचुअल एक्शन है। और इस पास्ट हैबिट का मतलब क्या है, जो आप करते थे, जो आप करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर अभी भी कर रहे होंगे तो इट्स बिकम ए हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन किस में आता है भाई, आपके प्रेजेंट टेंस में आता है। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि कोई जो पास्ट में जो चीजें थी वो आप करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई प्लेड क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मतलब बचपन में तो क्रिकेट खेल रहे थे आप लेकिन अब नहीं खेल रहे। इसका मतलब कहने का अगर मैं कह रहा हूं ना इसका, तो इसका मतलब है अब नहीं खेल रहा, अब नहीं खेल रहा, पहले खेलता था, बचपन में खेलता था। तो इस तरह के सेंस हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सी ऑलवेज प्रे टू गॉड, वो प्रे क्या करती थी भगवान को लेकिन अब नहीं करती। इसका सेंस ये है कि वो क्या करती थी लेकिन अब नहीं करती। अगर अभी भी कर रही होती तो इट्स बिकम ए हैबिचुअल एक्शन और वो प्रेजेंट में आ जाता है ना। सी प्रेज टू गॉड, तो यहाँ पे प्रेड नहीं आता, ये ऑलवेज प्रेड टू गॉड, किया वो हमेशा किया करती थी। यहाँ पे इस बात को समझना, ये वर्ब टू है तो वर्ब टू से मुझे एक आभास हो गया कि ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। पास्ट टेंस में किया करती थी लेकिन अब नहीं कर रही है। इस बात को बहुत चीजें ध्यान से रखना, ठीक है ना। कहीं ये ना सोचो कि यहाँ तो ऑलवेज लगा है तो प्रेजेंट में होना चाहिए, ये तो गलत है। नहीं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो किया करती थी, वो हमेशा किया करती थी लेकिन अब नहीं करती है। तो ये पास्ट हैबिट भी बता देता है, इस बात को ध्यान रखना जब कभी पास्ट हैबिट आती है। तो इसी तरह एक चीज क्या आता है, एक चीज याद रखना, एक आता है यूज्ड टू, इट्स अ मॉडल। यूज टू मॉडल में भी पढ़ेंगे इसको। तो यूज टू के बाद एक तो याद रखना कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज आती है। क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर किसी सेंटेंस में, इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं, ये लिखना चाहूं, सी यूज टू प्रे, यूज टू प्रे गॉड। अब इसका मतलब ही यही है कि सी ऑलवेज, वो हमेशा किया करती थी। इसका मतलब क्या है, वो भगवान से प्रार्थना किया करती थी। यहाँ पे हमेशा तो नहीं आएगा लेकिन क्या आ जाएगा, वो भगवान से प्रार्थना किया करती थी, इसका सेंस जो है, लेकिन अब नहीं करती। यूज्ड टू का मतलब क्या है, किया करता था लेकिन अब नहीं करता, किया करता था लेकिन अब नहीं करता। किया करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ये बोल सकते हो, या बोल सकते हो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब ये क्या बोल रहा है, यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था अब नहीं खेलता। सेंस ही वही आया कि मैं क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं खेलता। तो याद रखना यूज टू का मतलब भी होता है, यूज टू का मतलब क्या होता है, आपका किया करता था लेकिन अब नहीं करता। ओके, और इसके साथ यूज टू के साथ क्या है, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो यूज्ड टू, यूज्ड के साथ टू लगता है तो वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। ओके, अब बोल रहा है यहाँ पे तीसरी चीज देखते हैं, द टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू इंडिकेट अ कंडीशन व्हिच इज लाइकली टू अनअकर। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इतने बड़े स्टेटमेंट का क्या है कि कोई भी इमेजिनेशन, ओके, इमेजिनेशन होती है कोई भी। ओके, तो कोई भी इमेजिनेशन है, जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि मैं एक बर्ड बन जाऊं, क्या बन जाऊं, एक बर्ड बन जाऊं, लेकिन मैं क्या हूं, एक ह्यूमन। तो क्या ह्यूमन एक बर्ड बन सकता है? नहीं, लेकिन आई एम जस्ट मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं या एक विश कर रहा हूँ, अनकम्प्लीटेड विश है ना, जो विश कर रहा हूँ, इमेजिनेशन विश कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजिनरी पोजीशन दिखा रहा हूँ, इमेजिनरी पोजीशन, इमेजिनरी पोजीशन, इमेजिनेशन या फिर कोई विश बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी क्या है, जो अनकम्प्लीटेड चीज है, याद रखना अनकम्प्लीटेड है ये सारी की सारी।
या कुछ हो सकती हैं, या कुछ मेरी विशेष हैं जो कंप्लीट नहीं है अभी, या कोई इमेजिनेशन है, या फिर कोई इमेजिनरी पोजीशन है। इन चीज़ों में जब आता है तो तभी भी हम क्या करते हैं, हम इस सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं, सिंपल टेंस का यूज़ हम करते हैं। एक बात याद रखना। अब जैसे यहाँ देखें, आई विश आई न्यू सिंगिंग, मैं चाहता हूँ, मतलब मैं विश करता हूँ कि मैं गाना गाऊं, मतलब तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नो के साथ क्या है, न्यू। तो कभी भी जब भी इमेजिनरी पोजीशन होता है तभी भी आप क्या कर सकते हो, पास्ट टेंस यूज करते हो। जैसे बोला, इफ रवि केम ही वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, अगर रवि आया तो वो उसे क्या करेगा, कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, मतलब उसे बधाइयां देगा जब रवि आएगा। तो यहाँ पे रवि आया नहीं है, इफ लगा हुआ है कि रवि आया नहीं है, लेकिन वो आएगा तो करेगा बोला। तो यहाँ पे केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ेंगे, बट टिल देन आप इसको क्या करो, थोड़ा बहुत ध्यान रखो कि जब भी इमेजिनरी पोजीशन होता है या इमेजिनरी होता है या इमेजिनेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है, अनकम्प्लीटेड जो वो रहते हैं, हम अनकम्प्लीटेड चीज़ें रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, इतनी बात आपको ध्यान में गई होगी, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीटेड भी सुझा सकते हैं, जैसे इफ आई विश आई वर अ बर्ड, मैं विश करता हूं, या आई विश आई वर अ बर्ड, इसको इफ का हटा दीजिए चलो, है ना। इसको आई विश आई वर अ बर्ड, क्या मैं विश करता हूँ मैं एक बर्ड बन जाऊं, तो क्या बन सकता हूँ मैं बर्ड, नहीं, इट्स अ अनकम्प्लीटेड थिंग, ठीक है ना। ये अनकम्प्लीटेड थिंग है, या इमेजिनेशन है या इमेजिनरी पोजीशन है कि मैं एक बर्ड बन जाऊं, तो क्या बन सकता हूँ बर्ड, नहीं। तो यहाँ पे वर बिल्कुल सही है, वर वॉज की सेकंड फॉर्म है वर्ब। ओके, तो कभी भी, हाँ एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी इमेजिनरी पोजीशन आएगा तो आप वर का ही यूज करेंगे, वर का ही यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, वर का ही यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप वर का ही यूज करेंगे जब अनकम्प्लीटेड इमेजिनेशन इमेजिनरी पोजीशन हो। अगर मैं इसको सेंटेंस को लिखता आई विश आई वॉज अ बर्ड, तो ये गलत हो जाता, वॉज की जगह क्या लगाना है, वर लगाना है। यहाँ पे चाहे आई की जगह ही हो, है ना, तो यह लगता है ही विश ही वर अ बर्ड। वो क्या करता है, एक विश करता है कि क्या वो एक बर्ड बन जाए। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, कभी भी वर आएगा जब कभी भी इमेजिनरी पोजीशन, विश, इमेजिनेशन, अनकम्प्लीटेड वाली चीज होती है, तो वॉज नहीं वर आता है। एक चीज हमने ये सीखी। दूसरी ये चीज हमने सीखी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। आगे बात अलग है कि आगे इस कंडीशनल सेंटेंस में इसका एलैबोरेट हो जाएगा, मतलब ये वाला रूल थोड़ा और एक्सपेंड होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। बट टिल देन आप बस इतना ध्यान रखें कि जब इमेजिनरी पोजीशन होता है तो वॉज की जगह वर लगता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, जो मैंने आपको बताया। जैसे नो का न्यू, नो का क्या सेकेंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। तो आई विश आई न्यू सिंगिंग, मतलब मैं विश करता हूँ कि मैं सिंगिंग सीख जाऊँ। यही यहाँ पे दूसरा कहता है कि इफ रवि केम, अगर रवि आता है, इफ रवि का अगर आता है तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की हो गया, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। फिर आता है एक नया, आते हैं नई चीज, ये आते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस में क्या है, फ्रेजेस में बोला है, जैसे यहाँ पे बोला है इट इज क्या बोला है, ये बोला है फ्रेजेस, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ओके, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये क्या होती हैं, फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजेस। और ये इनका अगर सही मैं अगर इसका आपको मीनिंग बताऊं तो क्या कहता है, इट इज टाइम, यही वक्त आ गया है। तो इस तरीके की चीजें बोलेंगे। इट इज हाई टाइम, ये फ्रेज है, इसको ये मत समझना ये फ्रेज है, इसको मतलब समझना कि यहाँ पे इज है तो ये तो प्रेजेंट टाइम में जाना चाहिए। इट्स अ फ्रेज। ओके, फ्रेज क्या होता है, ये पूरा एक मिल के बना होता है, ठीक है ना, ये मिल के बना है पूरा पूरा। इट इज हाई टाइम, तो इसका मतलब है यही उचित समय आ गया है। इट इज अबाउट द टाइम, यही वक्त आ गया है। इस तरह इट इज टाइम, यही वक्त है। तो इस तरह से क्या है, इन चीजों को बोला जाता है। तो इट इज हाई टाइम मतलब यही उचित समय, बोलते ना यार ये बिल्कुल सही समय है, इसी समय आपको हिट करना चाहिए,
छक्का मारना चाहिए, यही समय आपको अपने दुश्मनी का बदला लेना चाहिए, यही सही समय है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इट इज़ हाई टाइम दैट यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। तो यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, नॉट नहीं आएगा, यू स्टार्टेड, इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे इस तरीके के फ्रेजेस रहते हैं, फ्रेजेस से आपको बोल सकते हैं यही उचित समय कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जब भी ये फ्रेजेस आते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ओके, तो ये हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ, सिंपल पास्ट लेते हैं, अपने बाद हमेशा सिंपल पास्ट लेते हैं। याद रखना भाई, अपने साथ क्या लेते हैं, सिंपल पास्ट लेते हैं। और सिंपल पास्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ बोला है इट इज टाइम यू रिपेयर, रिपेयर की देखो, रिपेयर की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, रिपेयर्ड, ओके, द अकाउंट। आपको यही उचित समय कि आपको अपना अकाउंट वो करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। इट इज़ अबाउट अ टाइम, यही वक्त है, यू गॉट अ हेयर कट, कि आपको अपना हेयर कट लेना चाहिए, गेट की सेकंड फॉर्म आ गई गॉट। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ध्यान रखना। एक स्लाइड लेने की, देखिए कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, ओके, तो आगे काम आएंगे। वेज पेन, ओके। तो कभी भी जब भी इट इज टाइम, ओके, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। देखिए ये मैंने बताया आपको, एक फ्रेजेस होते हैं और ये हमेशा क्या लेते हैं, सिंपल टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंपल टेंस को लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को लेते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने एक चीज बोली कि इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये क्या होती है, ये फ्रेजेस अगर सब्जेक्ट एकदम इनके बाद जैसे मैंने बोला इट इज टाइम यू रिपेयर अकाउंट, ओके, मैंने यही बोला, रिपेयर द अकाउंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज टाइम के बाद क्या है, यू क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो जब भी कभी इसके बाद एकदम से सब्जेक्ट आता है तो इसे संजंक्टिव मूड बोलते हैं, ठीक है ना, संजंक्टिव मूड बोलते हैं। तो इसके बाद जो होगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसके बाद क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, सब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। बस अभी इतना ध्यान रखो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तब आएगी जब आगे सब्जेक्ट होगा, संजंक्टिव मोड बनना होगा। फ्रेजेस के बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है, तभी जाके वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी। एक और चीज कि जैसे ये आपके फ्रेजेस हैं, इट इज टाइम के बाद अगर अगर टू आ जाता है, इनके बाद अगर टू आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये क्या बना देती है, ये एक प्रीपोजिशन होता है और ये एक वर्ब होती है। तो टू प्लस इन्फिनेटिव बना देती है, ये एक पर्पस दिखाती है। वो वाली बात बाद में, इन्फिनेटिव क्या होता है, कैसे होता है, ये सब बाद में बात करेंगे। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि इट इज टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, अगर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस बात का ध्यान रखना। होप सो मैं आपको ये बात क्लियर कर पा रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात घुसी होगी। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, आई हैव कम यस्टरडे, आई कम यस्टरडे, इन दोनों में गलती क्या है बताइए। पहली बात क्या है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। क्यों, अभी हम क्या करने लग गए हैं, क्वेश्चन करने लग गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे क्यों गलत है भाई। क्योंकि मैंने कहा था कि जब यस्टरडे क्या है, एक टाइम ओरिएंटेड है, टाइम और टाइम बता रहा आपको। जब कभी भी टाइम बता रहा हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसको सिंपल पास्ट में डालेंगे। किस में डालेंगे, सिंपल पास्ट में डालेंगे। और सिंपल पास्ट का मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे हैव क्या है, हैव इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। और मैंने कहा था अगर आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है तो डिड ही सिंपल वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो क्या होती है, डिड होती है। तो डिड आपकी
हेल्पिंग वर्ब होती है, ना कि हैव। तो यहाँ पे आई हैव कम आ रहा है, मतलब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहा है, जो कि गलत है। तो पहला कंडीशन, पहला सेंटेंस क्या होगा, गलत, क्योंकि इसमें हैव कम यस्टरडे आए। और ये हमें पता कैसे चला, हमें सिंपल टेंस लगाना है यस्टरडे को देख के। हमें पता कैसे चला, यस्टरडे को देख के। गाइस अभी मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, मैंने कहा ना आपको एडवांस भी कराऊंगा, ठीक है ना। एडवांस में जब आपका बेस क्लियर होगा तो हम और अच्छे से करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ओके नेक्स्ट चीज करते हैं। द मिनिस्टर डिड नॉट रेंसिडेड। अच्छा ओके, आप मुझे बताओगे रेंसिड का मतलब क्या होता है। जो मेरा मॉर्निंग वाला वोकैब वाला शो देख रहा है, या मैं जो वोकैबुलरी की वीडियोस डाल रहा हूँ उसमें मैंने ऑलरेडी कराया रेंसिड का मतलब क्या होता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि रेंसिड का मतलब क्या होता है, तभी जाके आपको ग्रामर की 4th वीडियो मिलेगी। अभी 3rd वीडियो चल रही है, 4th वीडियो तभी मिलेगी जब आप कमेंट करके बताओगे कि इसका मतलब क्या है। ऑब्सोलेट का मतलब भी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वोकैब वाली, उसमें ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, रेंसिड का मतलब क्या होता है, इन सबको आप कमेंट करके बताओगे। और कमेंट जरूर करना, अगर आप इस वीडियो चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आऊँ ग्रामर की, तो आप कमेंट जरूर करोगे कि इनका मतलब क्या। नहीं तो टोटली मेरा मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ 2-2 घंटे की, वो सारी टोटली वेस्टेड हो जाएंगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, द मिनिस्टर डिड नॉट रेंसिडेट एंड रेंसिडेट द ऑब्सोलेट लॉ लास्ट मंथ। उसने क्या किया, जो पुराने लॉ थे उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया लास्ट मंथ। लास्ट मंथ से मुझे क्या पता चला, एक तो ये पास्ट टेंस में चल रही है, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हैव हैज कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो सेंटेंस क्या, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने एक चीज क्या कहा थी कि डिड के साथ हमेशा, डिड नॉट के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। किसकी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेसिंडेड है, तो मतलब यहाँ पे वर्ब इस रेसिंड होना था, क्या होना था, रेसिंड होना था इसमें, क्योंकि रेसिंडेड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, और हमें तो डिड नॉट के साथ क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होती, रेसिंड होती, RESCIND, रेसिंड, ठीक है ना। इस तरह से ही चीजें आप निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हाउ लॉन्ग इट टुक टू फिक्स द कंप्यूटर, कितना टाइम लगेगा एक कंप्यूटर को फिक्स करने में। अब गाइज यहाँ देखो, कभी भी अगर आप ध्यान से अपनी चीजें अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो मैंने कहा था WH टाइप फैमिली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। कहा था, तो आप बोलोगे कहा था, लेकिन क्या यहीं पे आपको कहीं पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, टुक तो मेन वर्ब हो गई आपकी। हाउ लॉन्ग इट विल टुक टू फिक्स द कंप्यूटर, कितना टाइम लगेगा इस कंप्यूटर को ठीक करने में लगा था, इस कंप्यूटर को फिक्स करने में कितना टाइम लगा था। टुक से तो मुझे पता चल गया कि ये पास्ट टेंस की है, टुक से मुझे पता चला वर्ब की सेकंड फॉर्म जो चला कि पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है कि कितना टाइम लगा था इस कंप्यूटर को ठीक होने में, ठीक है। तो यहाँ से पास्ट टेंस चला, तो यहाँ पे लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमने कहा WH टाइप की जो फैमिली होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें पड़ती है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो मतलब पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो इसका मतलब इसका जो सही फॉर्म बनी थी उसको हम लिखना था, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। टुक की जगह टेक क्यों आ, क्योंकि डिड आ गया, डिड आ गया तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ओके। कही थी WH टाइप के साथ आपकी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि हमको साफ साफ चीजें दिखें, ओके। होप सो आपको मेरी बातें क्लियर आ रही हैं। अगर आपको नहीं आ रही हैं तो आप फील फ्री to contact me on WhatsApp, Telegram, Instagram, wherever you can. You just feel free, okay? कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सोचूंगा वगैरह वगैरह, जस्ट फील फ्री, ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अबाउट द टाइम। अब आ गया है हमारा, ओके। वन मोर थिंग इज दैट, अगर आप यहाँ पे जब कभी भी ये फ्रेजेस लगते हैं, एक तो मैंने आपको ये चीजें बताई, क्या बताई, कि सिंपल पास्ट टेंस के साथ हमें जब ये आते हैं तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगता है। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि जब इनके बाद सब्जेक्ट होगा तभी ये क्या लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगी। जब इनके बाद सब्जेक्ट होगा तभी आके वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगी। अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी, या फिर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसके साथ भी ये फर्स्ट फॉर्म लेंगी। एक तो क्या लगेगा, अगर फ्रेजेस के बाद, इन फ्रेजेस के बाद, दो चीजें लगे, तो इन फ्रेजेस के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, कोई इन फ्रेजेस के बाद कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इन फ्रेजेस के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म।
अगर ये दोनों चीज़ें समझ लें, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं, ये समझाना चाहता हूँ कि ये फ्रेजेस हमेशा क्या लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं, अपने बाद सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी मॉडल नहीं लगता है, याद रखना। अब मॉडल कैसे, जैसे हो गया शुड, वुड, माइट, है ना, मस्ट, ऑट टू, मे या माइट, ऑट टू, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये जो मॉडल्स होते हैं, ये अपने बाद मॉडल्स नहीं लेते हैं। इन बात का ध्यान रखना, ओके। ये सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये कोई शुड, वुड, मे, माइट कोई मॉडल अपने बाद नहीं लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे ये कर रहे थे, तो जैसे बोला इट इज़ अबाउट द टाइम द गवर्नमेंट मस्ट कंटेन इन्फ्लेशन। ओके, ये कह रहा है इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। ओके, तो यहाँ पे एक है, यही उचित समय है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, महंगाई कंटेन करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इट्स अबाउट टाइम, इट्स द फ्रेजेस, मैंने कहा था इसके बाद हमेशा क्या लगता है, द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट, तो मतलब सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी। सेकंड फॉर्म है, यहाँ कंटेन है, लेकिन कंटेन के बाद क्या है, तो यहाँ पे हमने कहा कंटेन है तो कंटेन्ड होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही कंटेन्ड है। लेकिन अभी आपने मॉडल पढ़े नहीं है तो मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहूँगा, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, जो मॉडल्स रहते हैं, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इतनी बात ध्यान रखना। जो भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मॉडल के बाद। तो यहाँ पे जो मस्ट है, इस मस्ट के, ये मस्ट जो है ये क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल के बाद कंटेन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मस्ट के साथ तो कंटेन की क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है, क्योंकि मस्ट क्या एक मॉडल है, और मॉडल के साथ जो आती है वो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आती है, जिसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, बोला है कि जब इट्स अबाउट द टाइम एक फ्रेज है, और फ्रेज के साथ कभी भी कोई भी मॉडल यूज नहीं होता है, कोई भी मॉडल क्या यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे मस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रेजेस के साथ कोई भी मॉडल नहीं लगता है। तो जैसे ही मॉडल हटेगा तो कंटेन के साथ, कंटेन की जगह पे क्या आ जाएगी, हमने तो बोला कि जो ये होते हैं सिंपल क्या लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की टू फॉर्म होती है, तो कंटेन की जगह क्या आ जाएगा, कंटेन्ड, क्या आ जाएगा, कंटेन्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो सही क्या हो जाएगा, इट्स अबाउट द टाइम द गवर्नमेंट कंटेन इन्फ्लेशन। ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ। इट इज द हाई टाइम, यही उचित समय है, द लीडर ऑट टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल। कैरी आउट का मीनिंग होता है ओबे करना, सबमिसिव, ओबीडियंट, लिख लीजिएगा। ओके, और ऑट टू का सेंस आता है चाहिए के लिए, चाहिए, और टू का जो सेंस होता है वो चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, यही उचित समय कि जो लीडर है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, मतलब, है ना, उनको अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ये इसका सेंस है, अपनी ड्यूटीज उन्हें करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि कहना क्या चाहता है। तो इट इज़ द टाइम द लीडर ऑट टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबली, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब जब ये आया तो मैंने क्या बोला, ये जब लेता है हाई टाइम तो लीडर क्या है, एक सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो जाके देखें। और टू आया, कैरी आउट आया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया तो उसका मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेगा ही लेगा। वर्ब क्या है, कैरी, यहाँ पे कैरी, तो दिस इज अ वर्ब। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, मॉडल है, मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है। ऑट टू की वजह से कैरी में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, लेकिन हाई टाइम क्या लेता है, ऑट टू कोई मॉडल नहीं लेता। तो ये सबसे पहली जो गलती होगी वो क्या होगी कि हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, और टू को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पहली गलती तो ये हो गई, और टू यहाँ से क्या हो जाए, हट जाना चाहिए, और कैरी की जगह क्या हो जाएगा, जब और टू हटेगा तो कैरी क्या लेगा, सेकंड फॉर्म लेगा, दैट इज कैरिड। होप सो आपको इतनी बात समझ आई हो। अब ये क्या करेगा, कई बार मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये इजंट इज अ क्या बोलते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, ये क्या है, फ्रेजेस हैं। लेकिन क्या ये फ्रेजेस चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल। इनको हम इंट्रोगेटिव टाइप भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, इज नॉट, इट इज। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस तरह से देगा और आप उसे पहचान नहीं पाओगे, आप सोचोगे ये तो क्या है, एक इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। तो एक बात ध्यान रखना, ये कोई इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं है, इट इज अ फ्रेजेस। ये क्या है, एक फ्रेज है, ध्यान रखना, इट इज नॉट इट टाइम, ठीक है ना। तो ये क्या है, द चिल्ड्रन शुड पे द आउटडोर गेम। तो आप इसे क्या करोगे, ये भी क्या है, एक फ्रेजेस है, फ्रेजेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई गलती मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इज नॉट इट टाइम द चिल्ड्रन शुड पे द आउटडोर गेम। तो मैंने बोला ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया आपका, सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो पे यहाँ पे वर्ब है, और ये आउटडोर गेम आपका क्या, सॉरी पे नहीं, प्ले होगा, ये प्ले, ओके, शुड प्ले आउटडोर गेम। तो यहाँ पे क्या पहली चीज बन गई, ये क्या एक फ्रेज है, फ्रेज के साथ कोई मॉडल नहीं लगता है, शुड हटेगा, शुड हटेगा तो यहाँ पे प्ले की जगह क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज टाइम टू गो होम, ठीक है, यही उचित समय कि हमें घर जाना चाहिए, मतलब इट इज टाइम टू गो होम, घर जाना चाहिए, उचित समय घर जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जब आपने बोला इट इज टाइम गो होम, क्या इसके बाद कोई सब्जेक्ट मिल रहा है आपको, बताओ। तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, तो टू गो क्या है भाई, टू गो क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है, गो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये एक पर्पस दिखाता है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इन्फिनेटिव, गो होम। तो ये क्या है, यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का बेसिक क्या होता है कि किसी चीज का पर्पस दिखाना, पर्पस दिखाना, ये पर्पस दिखा रहा है, पर्पस क्या दिखा रहा है कि घर जाना है भाई, तो घर जाना है, तो टू क्या है, वैसे भी इस मैंने आपको बताया इट इज टाइम के बाद क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन आपको दिख जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। लेकिन आपको एक और चीज कंफ्यूज नहीं करूंगा, बाद में आप कहीं कंफ्यूज होना, देखो प्रीपोजिशन जब यूज होता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू प्लस वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये एक पर्पस दिखा रहा है, तो ये एक इन्फिनेटिव बन जाएगा। देखो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, आज जस्ट लीव इट राइट नाउ कि इन्फिनेटिव क्या है, प्रीपोजिशन का वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे लगेगी, बस आप ये याद रखना, इट इज टाइम एक फ्रेज है, और फ्रेज के बाद आपको कभी टू मिल जाए या कोई भी प्रीपोजिशन दिख रहा है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी के लिए मैंने आपको डाउट क्लियर, आपको क्या कॉन्सेप्ट आपका खराब ना हो, आप कंफ्यूज ना हो ज़्यादा, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन ये लिख लिए हैं, ये देखिए, इट इज टाइम फॉर द मिनिस्टर टू वर्क, ठीक है, यही टाइम है कि मिनिस्टर को काम करना चाहिए, काम करना है, ठीक है ना। इट इज द टाइम फॉर द मिनिस्टर वर्क हार्ड। अब एक चीज जान, यहाँ पे फॉर नहीं लग रहा, ओके, यहाँ पे दा होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए इट इज द टाइम, फॉर क्या है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मिला आपको, नहीं, आपको मिला प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन में टू वर्क है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इट इज द टाइम फॉर द मिनिस्टर टू वर्क। अब फॉर के बाद क्या, मैंने आपको, अगर आपने पार्ट ऑफ देखिए, फॉर के बाद जो मिनिस्टर आता है ये क्या है, नाउन है, तो फॉर का प्रीपोजिशन होगा पीओ, लेकिन इट इज टाइम के बाद आपको कोई सब्जेक्ट मिला, नहीं मिला। फॉर के बाद का जो मिनिस्टर है वो तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है भाई, फॉर का होगा, तो यहाँ पे टू वर्क मिल रहा है आपको सीधे, मतलब इसका मतलब इट इज टाइम के बाद सीधे टू वर्क आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पे फॉर नहीं होगा, द वर्ड, ओके, बात को ध्यान रखना। इट इज द टाइम द मिनिस्टर वर्ड नहीं वर्क होगा, ये वर्क हार्ड, क्योंकि ऊपर वाले का वो है, तो यहाँ पे आपको मिल नहीं रहा है, इट इज द टाइम द मिनिस्टर, इट इज टाइम लिख लीजिए, द यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि थोड़ी सी गलती हो गई। इट इज टाइम द मिनिस्टर वर्क हार्ड। तो अब यहाँ पे क्या गलती है, देखिए इट इज टाइम के बाद हमें सीधे क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है सब्जेक्ट, हमें सीधे सब्जेक्ट मिल चुका है मिनिस्टर, तो मतलब जब सब्जेक्ट आपको मिल गया है तो इसका मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो सर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्क की वर्कड, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया इसलिए वर्कड हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिला तो टू प्लस वर्क बिल्कुल सही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। होप सो आपको मेरी बातें समझ आई होंगी।
नेक्स्ट देखते हैं क्या गलती है यहाँ पे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो वो कहाँ ठहरा हुआ था। ठीक है ना, वो कहाँ ठहरा हुआ था या कहाँ ठहर रहा था। आप तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ ठहर रहा था। डू यू नो वेयर वॉज ही स्टेइंग, क्या गलती है यहाँ पे। गलती है बहुत कॉमनली, ऑलरेडी स्टेटमेंट वाली कंसेप्ट समझा चुका हूँ कि ही आ जाएगा पहले और वॉज जाएगा बाद में, तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों। नेक्स्ट देखते हैं द थीफ, अच्छा, द थीफ ब्लैंक अंडर अ ट्री लास्ट नाइट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं। यहाँ पे सेंस तो समझ गए होंगे कि एक जो चोर था वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अब लेटा हुआ था तो मुझे आपको थोड़ी सी कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी, वो चीजें हम देखते हैं, आइए। ठीक है, तीन चीजें होती हैं बेसिकली, आप याद रखना। एक होता है लाई, एक होता है लाई और एक होता है ले। ठीक है, लाई लाई ले। इस लाई की सेकंड फॉर्म होती है लाइड, इस सेकंड की फॉर्म होती है ले, इसकी जो होती है वो होती है लेड। इस वाले की जो थर्ड फॉर्म होती है, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे आप यही सब, लाइड। इसकी जो होती है वो होती है लेन, और इस वाले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेड। ले लेड लेड, लाई ले लेन, लाइड लाइड लाइड। ओके, और इसकी जो सिंगुलर के लिए अगर मैं कोई बनाऊं, सिंगुलर के लिए याद रखना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लाइस, LIES लाइस, ये हो जाएगा LIES लाइस, और ये हो जाएगा LAYS लेस। अगर इसकी हम जीरंड फॉर्म बनाए, जीरंड फॉर्म मतलब ING जोड़े, तो ये हो जाएगा लाइंग 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 और लेइंग। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ओके, लेइंग लाइंग, LYNG लाइंग, LYNG लाइंग, LAYNG लाइंग। इस पहले वाले का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झूठ, झूठ बोलना। ठीक है ना, याद रखना, झूठ बोलना। इस दूसरे वाले का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी क्या ना, लेटना, या किसी दीवार के सहारे आपका होता है, कई बार आप आराम लेने के लिए दीवार के सहारे खड़े हो जाते हो, तो वो भी लेट नहीं होता है, तो रिक्लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, RECLINE रिक्लाइन। ओके, और तीसरी वाली चीज का मतलब क्या होता है, तीसरी वाली चीज का मतलब होता है आपका कोई चीजें मतलब साइड में रखना। जैसे कुछ भी चीज होती है, जैसे इसको मतलब बोला जाता है, हम क्या करें, टू पुट समथिंग, पुट समथिंग साइड में रखना कुछ चीज को या कुछ भी चीज को। या एक और चीज मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस करना चीजों को, कुछ चीजें अपने के लिए मतलब गंवा देना, सेक्रीफाइस करना किसी चीज को। ठीक है, और कोई चीज सेटअप करना, प्रोड्यूस करना, इस सेंस में भी इस तीसरी वाली चीज का यूज होता है। तो लाइक लाइड लाइड, तो याद रखना कहीं पे झूठ का आ रहा होगा तो आपको लाइड 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 बोलते हैं। लाई ले लेन, आपका जब कुछ चीज क्या रखना हो, लेट ना लूटना हो। या ले लेड लेड कब लगता है, जब आपको कुछ चीज साइड वगैरह बैग वगैरह रखना हो। तो इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। तो बताइए यहाँ पे तीनों चीजों में से क्या आएगा, यहाँ पे लाई आएगा, है ना, क्या आएगा, लाई आएगा, या फिर आपका सेकंड, चलो यहाँ पे लास्ट नाइट है तो मतलब सेकंड टेंस में होगा तो लाइड होगा, या फिर ले होगा, या फिर लेड होगा। बताइए कौन सा सही होगा। तो आपका पहला वाला सही होगा, उस पहला वाला सही होगा, या दूसरा वाला सही होगा, या तीसरा वाला सही होगा। तो वो पेड़ के नीचे लेटा है, पेड़ के नीचे लेटा है, तो लेटने के लिए क्या होता है, ले, तो यहाँ पर आ जाएगा ले। द थीफ ले अंडर अ लास्ट नाइट। तो आपको ये जो तीनों चीजें हैं ये बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आपको एक और नया है। द पैसेंजर ले हिज बैग असाइड टू ले फॉर अ शॉर्ट वाइल यस्टरडे। एक पैसेंजर ने अपना बैग साइड रखा, है ना, टू ले, लेटने के लिए, टू ले फॉर अ शॉर्ट वाइल यस्टरडे, थोड़े समय के लेटने के लिए उसने क्या किया, अपने बैग को साइड रखा। ले इस बैग असाइड टू ले फॉर अ शॉर्ट वाइल। क्या गलती है, पहली गलती यहाँ पे है ले, अपने बैग को साइड रखने के लिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका बताया था मैंने, लेड। द पैसेंजर लेड हिज बैग असाइड टू ले, क्या सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर टू ले सही है, नहीं, टू के साथ क्या आता है,
यहाँ पे टू के साथ क्या आना चाहिए, अगर ये प्रीपोजिशन है तो उसका मतलब क्या है, इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। लेकिन अगर ये इन्फिनेटिव बना रहा है टू के साथ, अगर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना रहा है तो ये क्या होना चाहिए, इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो ले क्या है, सेकंड फॉर्म दी वर्ब है, तो टू लाई आएगा, ठीक है ना। टू लाई फॉर अ शॉर्ट वाइल यस्टरडे, उसने अपना बैग साइड में रखा, ले की जगह लैड आ जाएगा और यहाँ पे इन्फिनेटिव जगह टू लाई आ जाएगा। तीसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब एज सुन एज आता है ना, एज सुन एज आता है तो यहाँ पे क्या है, ये एक ही जगह, जैसे सपोज ये जब एज सुन आता है, अगर यहाँ पे क्या है आपका क्या है, अगर एज सुन एज आता है तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इसके साथ जो भी टेंस यहाँ पे इसके बाद यूज हो रहा होगा, उससे पहले भी वही टेंस यूज हो रहा होगा, याद रखना। ओके ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेंस में शुरू में जो टेंस रहेगा, मतलब आई केम ऑनलाइन, तो उसी जगह जो दूसरा उसके बाद जो सेंटेंस शुरू होगा वो भी सेम टेंस में होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, सिंपल, अगर मैं बात करूँ किसके बारे में बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है आपका, क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस है। इसको समझाऊंगा तब जब हम पूरा टेंसेस पूरे मॉडल्स पढ़ लेंगे, तो हम दोबारा से पढ़ेंगे सारे के टेंसेस एक बारी में अच्छे से, ताकि आपके जो डाउट्स है वो सब क्लियर कर सकें, तो तब समझेंगे इस चीज़ें ना। पर आप इतना भी ध्यान रखना कि एज सुन एज के बाद जो होता है वो क्या होता है, जो टेंस में यूज होगा उसके बाद जो होगा वो भी वही टेंस में यूज होगा। एज सुन एज होता क्या है, एक कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं आपने अगर सीधे देख रहे हो ये वीडियो तो आप पहले पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखो, तो कंजंक्शन वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ पे ढंग से समझ जाओगे आप। तो यहाँ पे इस बात को आप समझिए, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ तक आपकी हर चीज़ को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेंस होते रहेंगे, देखो आधी चीज़ें क्या होती है, कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम अभी आधी चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी हमने पूरी टेंसेस नहीं पढ़े, तो कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर बाय द वे मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूं, लेकिन स्टिल आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ उसको क्या करो, व्हाट्सएप में मुझे इन्फॉर्म कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर दो, या फिर टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दो, ताकि वो मेरे माइंड में रहे कि मैं आपको उसका बाद में वो चीज़ें क्या कर सकूँ, सही करा सकूँ या आपका कन्फ्यूजन दूर करें। अदरवाइज जो मैं करा रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मुझे तो नहीं पता है, मेरा कन्फ्यूजन तो नहीं है वो, लेकिन वो आपका कन्फ्यूजन अगर आप मुझे बताओगे नहीं या मेरे उसमें नहीं लेके आओगे, मेरे दिमाग में या मेरे को आप बताओगे नहीं, तो मैं समझूंगा कैसे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और मैं उस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करूँ। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होती है जो क्या होती हैं, कंप्लीटेड नहीं होती हैं, जो कंप्लीटेड नहीं होती हैं, या आप उम्मीद करते हो कि आप जाके फ्यूचर में उस काम को करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, करोगे का मतलब क्या है, मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने बहुत सारी बुकों में पढ़ा हुआ, लेकिन मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो काम क्या होता है, अनफिनिश्ड रहता है, अनफिनिश्ड रहता है या अनश्योर रहता है कि आप करोगे ही करोगे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, बट आर यू श्योर कि आर यू श्योर कि आप सब श्योर हो कि मैं कंप्लीटली दूंगा ही दूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक अनश्योरिटी भी है कि हाँ मैं क्या पता बीच में मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं करूँगा, लेकिन क्या पता मैं छोड़ दूँ, इट्स अनश्योर। तो मैं कह भी रहा हूँ और अनश्योरिटी भी है आप लोगों को, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखे जा सकते हैं। जो काम पूरे हुए नहीं रहते हैं और अनश्योर भी रहते हैं, उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये काम कब होंगे, फिनिश टू बी फिनिश इन नियर फ्यूचर में होंगे, मैं ये काम करूंगा, ओके करूंगा तो बोल रहा हूँ, लेकिन क्या अनश्योरिटी भी है कि क्या पता बीच में छोड़ दे, क्योंकि अभी वो काम पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो कब होंगे, पूरे फ्यूचर में पूरे होंगे, फ्यूचर में क्या होंगे, पूरे होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो पहले क्या होता था, पहले की जो इंग्लिश रहती थी उसमें विल शैल रहता था, विल शैल होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आपने नोट भी डाला हुआ है कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या कर दिया है, क्या है, सिर्फ विल को ही फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के लिए माना गया है। जो शैल है उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, इसलिए हम शैल का चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, और करनी भी होगी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं शैल डिस्कस करूँगा। जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो मॉडल में हमको दोबारा ये सब चीज़ें पढ़नी है, ओके, तो वहाँ पे भी हम इसको चीज़ को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, है ना। कई बार शैल भी यूज करते हैं, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हमने विल शैल का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, सिर्फ अब विल ही यूज होता है। हम बोलते हैं ही विल गो देयर, ही विल
डू दैट, आई विल डू दैट। तो यहाँ पे विल और शैल का कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, बट स्टिल हम मॉडल में एक बार इसको जरूर देखेंगे। तो अभी हम विल शैल को ना देखकर हम मॉडल में देखेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, इसके फॉर्मूलेज क्या है, किस तरह से बनते हैं। तो देखो, जब भी हम फ्यूचर में कोई चीज़ बात करनी होगी तो सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, और विल के साथ कैसी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। ओके, इतनी बात ध्यान। और ऑब्जेक्ट रखना, ऑब्जेक्ट निकालते कैसे, ऑलरेडी मैंने मेंशन बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में। तो एग्जांपल देखते हैं, सी विल कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करेगी। यहाँ पे करेगी, ग ग, यहाँ पे एक बात देखना, जिसको ग गा गी का सेंस आएगा, करेगा करेगी, तो इस तरह का सेंस आएगा, तो वो फ्यूचर में होगा। दे विल कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है आपका सिंगुलर फॉर्म है, और दे क्या आपका प्लूरल फॉर्म है, तो दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप नॉट इनसे नेगेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हो तो नॉट लगाएगा, मेन वर्ब से पहले लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। भाई याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और मेन वर्ब से पहले लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेते हो, सब्जेक्ट यहाँ लिख लेते हो, तो तभी भी मेन वर्ब से पहले हमेशा नॉट लगेगा। इस बात को दिमाग में घुसेड़ दो कि नॉट जो लगेगा वो मेन वर्ब से पहले लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हो। ओके गाइज, तो आप एक बार देख लीजिए, हम आगे चलते हैं। यूजेस कहाँ करेंगे, टू शो द कंडीशनल एक्शन दैट हैव एडवर्ब क्लॉज, ये सब बाद में बात करेंगे कि कौन सा क्लॉज क्या है, क्योंकि हमने कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े, तो जस्ट लीव इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस अलोंग विद अनलेस अंटिल व्हेन इफ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बड़ा आपको कंफ्यूज कर देगा। जस्ट लीव इट राइट नाउ फॉर दैट, अभी कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े, जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब आपको ये वाली चीज़ें समझा दूंगा। बस एक चीज़ अभी आप ध्यान पे रखना मेरे भाई, एक बार याद रखना कि जो भी अनटिल, मैं आपको बता रहा हूँ, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया। मैं आपको एक पूरी मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, वहाँ पे आपको पूरा लिख के समझा देता हूँ, तो ढंग से आपको समझ आएगा। ओके, तो जैसे ही कुछ वर्ड्स हैं तो इनको कंडीशनल आपके क्या कंजक्शन से आपको ध्यान रखने हैं। जैसे बोला बाय द टाइम, ओके, अनटिल, अनलेस, ओके, व्हेन, before, when, before, after, as soon as, while, okay, whenever, okay, in case, लिख लेता हूँ, provided, provided that, provided, ओके, ऑन कंडीशन दैट। ये कुछ सेंटेंसेज कंजक्शंस होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, या कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इनके बाद देखो, इनके बाद कोई जो सेंटेंस बनता है ना, उसमें कभी भी विल शैल का यूज नहीं करना है, विल शैल का यूज नहीं करना है। लेकिन जब कॉमा लगेगा, जो दूसरा क्लॉज बनेगा, समझाने की बात कर रहा हूँ, एक होता है पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो इस वाले जो पहला क्लॉज लगेगा उसमें विल शैल नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे वाले उसमें विल शैल का यूज कर सकते हो आप। अगर यही सेंटेंस जो आपका ये वाला सेंटेंस है, इसको मैं आगे लेके आ जाऊँ, तो यहाँ पे विल शैल का यूज था, लेकिन अनटिल के बाद या अनलेस इन वर्ड्स के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा उसमें विल शैल यूज नहीं करना है। विल शैल पहले यूज हो सकता है, फिर ये वर्ड्स आए, फिर इसके बाद विल शैल यूज नहीं होगा, या फिर ये वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इनके बाद विल शैल नहीं लगेगा, बाद वाले सेंटेंस में विल शैल यूज लग सकता है। क्यों लगता है, कैसे लगता है, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे, जब हम कंजक्शन वगैरह पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट तब तक आप इन चीज़ों पर ध्यान रखो कि इनके बाद वाले सेंटेंस में विल शैल नहीं लगता है, इनके बाद वाले सेंटेंस में विल शैल नहीं लगता, लेकिन जो बाद वाला सेंटेंस बनेगा उसमें विल शैल लग सकता है। या फिर ये सेंटेंस अगर ये पहले आ जाए तभी भी आपका विल शैल लग सकता है, लेकिन जब इसके बाद जो विल शैल होगा, जैसे कहने का पहला सेंटेंस ये है, यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको दे रखे हैं, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे विल शैल नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे विल शैल लग सकता है अगर ये वर्ड बीच में आ रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, अगर पहले आ रहा है तो मैंने बता दिया पहले वाले में नहीं लगेगा, बाकी बाद वाले में लग सकता है, इतनी बात ध्यान रखना। तो यहीं से यही बात बोलना चाह रहा है वो, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
जो मैंने बताया। तो विच बिगेन इफ अनटिल व्हेन, अच्छा हाँ, इफ व्हेन, ठीक है ना, इनके साथ भी इन वाली साइड में भी विल नहीं, विल शैल नहीं लगेगा, याद रखना। इफ भी है, मैंने सही से इफ नहीं लिखा इसमें, तो आप इफ भी जोड़ोगे, इफ भी जोड़ोगे, ठीक है ना, बाय द टाइम, और इफ स्लैश में इफ मार दिया। तो इफ हो गया, एक्स्ट्रा एस एक्सप्रेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द प्रिंसिपल क्लॉज इन द। तो यहाँ पे देखिए एक चीज जो कहना चाहता है, जैसे ये बोला अंटिल शिवम कम्स आई विल वेट फॉर हिम, आई विल वेट फॉर हिम, जब तक शिवम आ जाता है तब तक मैं उसका वेट करूंगा। तो यहाँ पे शिवम और कम्स, शिवम और कम्स क्या है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, साथ में एस जुड़ा है इसके साथ। शिवम क्या है, सिंगुलर है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या लेते हैं, अनटिल जो लेता है, कहना क्या चाहता है, ये सिंपल टेंस लेगा अपने बाद, और उसके बाद क्या लेगा, ये आपका सिंपल फ्यूचर लेगा, सिंपल फ्यूचर लेगा। बात समझ आ गई, नहीं आ गई, होप सो आ गई होगी। तो जब अनटिल आता है तो उसके बाद हमेशा सिंपल टेंस लेगा, उसके बाद क्या लेगा, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर लगेगा। उसी तरह आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर मैं आपको बस अनटिल से समझा रहा हूँ, बाकी वर्ड आप खुद जोड़ दे रहा, अनटिल सिंपल टेंस सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर अनटिल, वर्ड सारे खुद जोड़ देना, और सिंपल टेंस, इस तरह से बनेंगे, ठीक है ना भाई, मेरी बात ध्यान रखना। अनटिल, अनलेस, व्हेन वगैरह जो भी है, जितने सारे वर्ड्स कराए वो सारे आप ध्यान रखेंगे इस तरह से। ओके, अब जरा सा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलो, ओवरऑल क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है ना, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब जितना भी चीज़ें हमने पढ़ी है उन सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के देखते हैं कि क्या हमको आया है कि नहीं आया। आई विश आई वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मैं विश करता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता जब कंट्री आज़ाद हुई। तो क्या भाई हो सकते हो आप 18, 19, 20 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, 23 साल के लड़के, तो क्या आप इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? नहीं, ये आप विश कर रहे हो, जो क्या अनकम्प्लीटेबल या अनफुलफिलेबल विश है। तो मैंने कहा था, एक तो क्या आता है, सिंपल टेंस आता है, दूसरा आई के साथ हम क्या करते हैं, वर का यूज करते थे, यहाँ वॉज लगा है, तो वॉज क्या है, गलत, क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, आई वर। होप सो आपको बात समझ आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेया यूजेस टू वॉच टीवी टिल 11 o'clock, रात के 11 बजे तक वो टीवी देखती है, उसके बाद वो अपने बिस्तर पे जाता है, ही गोज टू द बेड। अब रोज रात को क्या क्या दिख रही है, 11 बजे तक टीवी देखती है, फिर उसके बाद अपने बिस्तर में सोने जाती है। तो क्या बता रहा है कि रोज 11 बजे तक देख रही है, रोज जैसे इसने बोला, तो उसका मतलब क्या है, इट्स अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन में क्या पता चला मुझे कि ये किस में आते हैं, सिंपल टेंस में आते हैं। तो श्रेया यूजेस टू वॉच, तो श्रेया के साथ क्या आएगा भाई, यूजेस, तो मुझे पता चल गई कि वर्ब है, सेकंड फॉर्म यूज्ड, यूजेस यूज्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू वॉच, तो टू वॉच की जगह यूजेस टू। देखो, यूज टू और यूजेस टू क्या है, एक क्या है, मॉडल है, ये मॉडल है, तो ये टू अपने साथ लेके चलता है। तो वॉच क्या है, यहाँ पे वर्ब है भाई, वॉच देख रही है। तो वो जब मैंने कहा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस और एस लगता है, तो वॉचेज हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉच की क्या होगा, वॉचेज हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सिंपल टेंस पढ़ा चुका हूँ। वेन एवर ही कम्स हेयर, जब भी वो आता है, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर अस, जब भी वो आता है तब हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है। तो यहाँ पे क्या इज कमिंग आ रहा है, तो कहने क्या चाह रहा है, जब भी वो आता है, मतलब इट्स अ रेगुलर एक्शन, कि जब भी वो आता है चॉकलेट लाता है, जब भी आता है चॉकलेट लाता है, जब भी आता है चॉकलेट लाता है। इट्स बिकम अ रेगुलर एक्शन, नॉट हैबिचुअल एक्शन बट अ रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन है कि जब भी आता है तब चॉकलेट लाता है। तो समझ रहे हो आप मेरी बात करूँ कि जब भी आता है चॉकलेट आता है, इसका मतलब क्या है, सिंपल टेंस, रेगुलर एक्शन दिखा रहा है, रेगुलर काम है उसका वो। तो रेगुलर काम है तो मतलब क्या आएगा, क्या आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर फॉर्म के, सिंगुलर वर्ब के साथ, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो क्या आ गया यहाँ पे, देखो ही क्या है, एक सिंगुलर है, तो इज कमिंग आएगा, नहीं, पहले तो कम, यहाँ पे क्या आएगा, कम होगा, फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब आएगी, नो हेल्पिंग वर्ब, और
इज कमिंग की जगह क्या है, कम्स हो जाएगा, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, तो इज कमिंग गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही कम्स व्हेन एवर ही कम, जब भी वो आता है वो बहुत सारी चॉकलेट लेके मतलब बहुत सारे गिफ्ट लेके आता है। ओके, तो होप सो मेरी बात समझ आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। श्वेता इज बिहेविंग एज इफ सी नेवर टोल्ड अ लाई। श्वेता इस तरह बिहेव कर रही है जैसे वो कभी झूठ नहीं बोलती हो। ये गाइस मैंने अभी आपको पूरे टेंसेस पढ़ाई नहीं है, तो इसको रहन देते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं बताता हूँ एरर कहाँ पे है। यहाँ पे टेल्स में आना, टोल्ड आना चाहिए था, ताकि आप ये ना सोचो कि ये मुझे नहीं आ रहा है। तो ये बस एक बता देता हूँ, जब भी एज इफ का क्लॉज यूज होता है तो पास्ट टेंस में चीज़ें यूज होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ये यहाँ पे टोल्ड होना था, टेल्स की जगह टोल्ड अलाई, बट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो जस्ट लीव इट, अभी ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इज बिहेविंग आपके क्या लग रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लग रहा है, तो तब उस चीज़ों मैंने आप जो पढ़ाई नहीं है तो वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मिसिंग ब्रदर, मैं आपको वो चीज़ें आपकी जानकारी में चीज़ें ला दूंगा जैसे ही मुझे पता अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके खोए हुए ब्रदर के। तो यहाँ पे एज सुन एज क्या एक कंजंक्शन है, और एज सुन एज साइड के साइड पे कभी भी विल नहीं लगता है। होप सो मैंने आपको लिखाया होगा यहाँ पे एज सुन एज ये लिखा हुआ है, तो एज सुन एज वाले साइड के कभी भी विल नहीं लगता है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखो एज सुन एज वाले एज सुन एज से पहले क्या मिल रहा है, यहाँ पे विल लग रहा है, लेकिन एज सुन एज वाले के बाद विल नहीं लगेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, ढंग से समझा दिया। When she comes, she discuss the issue, जब वो आएगी तो हम इशूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि जब भी अनटिल अनलेस इन सेंटेंसेस शुरू होता है तो सिंपल प्रेजेंट लगता है, बाद में सिंपल फ्यूचर लगता है, तो यहाँ पे क्या नहीं लगना चाहिए, वी विल डिस्कस आएगा, वी विल डिस्कस आएगा। एक चीज़ तो ये समझे, दूसरा ये अगर आप खुद थोड़ा सा सेंस लगाओ कि जब वो आएगी तब हम इशू को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको इशू डिस्कस कर रहे हैं फिर वो आएगी कभी भी, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या कि हम कहना ही क्या चाहते हैं, अगर आप देखो जब वो आएगी व्हेन शी कम्स, जब वो आती है तब हम इशू डिस्कस करेंगे, तो इस चीज़ का क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे क्या क्या फ्यूचर में आ गया। तो वैसे भी आपको व्हेन अगर आपको फॉर्मूला बता रखा है, ये मतलब फॉर्मूला क्या है वो बता दिया आपको, फॉर्मेट बता दिया किस तरह से बनती हैं चीज़ें, है ना। और बाकी आप थोड़ा अपना सेंस भी यूज़ करो कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि वो बोलना क्या चाहता है। अब यहाँ देखें, मैनी स्टडीज सजेस्ट दैट, बहुत सारी स्टडीज सजेस्ट करती हैं दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट इज ग्रो डे बाई डे। जब इज लगा तो इसका मतलब क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसके ये क्या लेगी, ING वर्ब लेगी, तो ग्रोइंग आ जाएगा यहाँ पे, ग्रोइंग डे बाई डे। अच्छा एक और चीज़ हो सकती है, ग्रोइंग डे बाई डे तो ठीक है समझ गए हम, लेकिन और क्या हो सकता है यहाँ पे अगर इसका सेंस लगाएं, बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि जो कैंसर पेशेंट हैं वो दिन ब दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, ग्रो होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सेंस लगा हुआ, अपना सेंस लगा हुआ, तो सेंस कहना चाह रहा है कि भाई बहुत सारी स्टडीज हैं जो बता रही हैं कि जो कैंसर पेशेंट हैं वो हर दिन मतलब हर दिन उनकी पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन हर दिन उनका नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है हर दिन उनका नंबर, दैट द नंबर ऑफ द कैंसर पेशेंट इज ग्रो बाय डे, मतलब उनका जो नंबर है वो ग्रो कर रहा है, ग्रो करता है या ग्रो कर रहा है। बहुत सारी स्टडीज ये बताते हैं कि उनका नंबर जो नंबर है कैंसर पेशेंट का वो ग्रो करता जा रहा है। तो जैसे ही ग्रो आपका पता चल गया तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, ग्रोइंग होना चाहिए, क्योंकि हर दिन होता जा रहा है। और जो काम मैंने पढ़ाया नहीं वैसा आपको ध्यान रखना है, जो काम कंटिन्यूस चलता रहता है वो उसके साथ वर्ब की क्या आती है, ING फॉर्म आता है, तो दैट इज ग्रोइंग। ओके नेक्स्ट देखते हैं, जूली हैज सेव्ड इनफ मनी, उसने इनफ मनी सेव कर लिया है, सी विल बाय अ कार नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते एक नई कार खरीदेगी भी, मतलब उसने प्लान कर लिया है। तो गाइस जब भी अगर आप मैंने आपको जब हमने क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, तो उसमें मैंने कहा था ओके सॉरी सिंपल प्रेजेंट मैंने आपको कंटिन्यूस पढ़ाया नहीं है, तो जस्ट लीव इट, इसको भी यहाँ पे लीव कर दीजिए क्योंकि अभी हमने कंटिन्यूस नहीं पढ़ा है। ओके तो गलती यहाँ पे कहाँ पे, सी ऑप्शन में गलती है, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने आपको कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ाया है, तो
यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेट करने से बेटर है कि जस्ट लीव इट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं पता है। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर अगो, मैंने 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास कर दिया था। तो यहाँ पे 2 ईयर अगो क्या है, एक टाइम ओरिएंटेड है और मेरे बता रहा है कि मैंने 2 साल पहले एग्जाम पास कर दिया था। तो यहाँ पे जब पास कर दिया था तो मुझे टाइम पता चल चुका और पास्ट की बात हो रही है, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो डिड लगेगी, अदरवाइज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, पास सिंपल पास्ट यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर अगो, मैंने 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास कर दिया था। तो यहाँ पे एक चीज बात समझ गए कि जब भी टाइम देगा तो हैज, हैव, हैड, कभी भी अगर आपको टाइम दिया आ रहा है तो हैज, हैव, हैड ये चीजें नहीं लगेंगी, याद रखना। सिंपल लगेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये नहीं लगेंगी जब भी टाइम दिया हो लास्ट में। बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, कि जब तक हमने, ये कहना क्या चाहता है उसके सेंटेंस, जब तक हमने टिकट खरीदा तब तक, जब तक हमने टिकट खरीदा और एंटर किए सिनेमा थिएटर के तब तक शो चल चुका होगा। जब तक हम क्या करेंगे, टिकट खरीदेंगे और सिनेमा के अंदर जाएंगे तब तक शो क्या होगा, चल चुका होगा, ये कहना चाहता है। तो एक चीज तो इस तरह से देंगे कि जब तक हम शो टिकट खरीदते हैं, जब तक पहुंचते हैं बोल रहा है, सिंपल यहाँ पे विल नहीं आएगा, तब तक शो स्टार्ट हो चुका होगा। हम ये तो कहते हैं कि यार जब तक मैं टिकट खरीदेंगे तब तक क्या हो जाएगा, सिनेमा चल चुका होगा। जब तक हम टिकट खरीदते हैं तब तक क्या होगा, शो तो स्टार्ट हो चुका होगा, यही तो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई विल नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल टेंस आएगा। तो यहाँ पे बाई के साथ कभी विल नहीं आएगा। मैंने बताया भी था कि जैसे बाई वगैरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, पहला आपका सिंपल टेंस आता है, दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर आता है, या फिर इसको अगर आप लागे तो सिंपल फ्यूचर आगे आ जाएगा और बाय द टाइम वाला सिंपल वही रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे विल एरर है, बाकी सेंटेंस में बिल्कुल सही है, ऑलरेडी मैं आपको बता रखा है। सब चीज़ें तब पढ़ेंगे जब हम कंजंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, तब अच्छे से डीप समझेंगे। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं नहीं जानता कि वो सुबह सुबह इतने मॉर्निंग में कहाँ चला गया। क्या गलती है इसमें बताइए, बहुत इजी है इसका। चलो एरर आप बताओगे, लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है, कौन सा है ये, 1 2 3 4 5 6, इस 6 का एरर आप लोग बताओगे मुझे, और क्यों है एरर वही बताओगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं। बी लॉयल टू यू, आपको आता है तभी आंसर देना, नहीं आता है तो ये कमेंट कर देना कि मुझे नहीं आया। बाकी कहीं से चीटिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप बुकों में खोज रहे हो, गूगल में खोज रहे हो, वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अपने साथ क्या कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, फिर अपना को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो। ऐसे कोई भी पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, पेपर में कोई गूगल नहीं आएगा आपके लिए। ओके, संजीव कराटे क्लासेस एवरीडे। अब देखो यहाँ पे एवरीडे से मुझे पता चला हर दिन काम हो रहा है। हर दिन काम का मतलब क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन है इसका। रेगुलर एक्शन है तो मतलब हर दिन काम कर रहे हैं, तो कौन सी वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, संजीव क्या है, एक क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो उसके वर्ब के साथ एस जुड़ेगा। तो यहाँ पे हैज अटेंड होगा, नहीं। इज अटेंडिंग होगा, नहीं। अटेंडेंट होगा, नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नन ऑफ दीज होगा या अटेंड होगा। तो अटेंड में क्या है, अटेंड क्या है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस अटेंड्स क्या है, एस भी लग रहा है संजीव क्योंकि सिंगुलर है, तो बिल्कुल सही है। द मार्केट यूजुअली नॉइज इन द मॉर्निंग। यूजुअली नॉइज इन द मॉर्निंग मतलब क्या रहा है कि हर दिन, मतलब हर दिन वाली बात बता रहा है कि क्या होगा, नॉइज ही रहता है, मतलब अक्सर नॉइज रहता है यूजुअली। तो यहाँ पे यूजुअली से मुझे पता चला कि कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ दी, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है, हर दिन की बात बता रहा है मुझे, रेगुलर एक्शन टाइप बता रहा है। तो रेगुलर एक्शन टाइप तो मतलब सिंपल क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या आएगा, इज आएगा। द एथलीट फॉर अमेरिका टुमारो। गाइस फिर से वही, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई थॉट मैंने आपको कॉन्टिन्यूस करा दिया है, लेकिन मैंने आपको कॉन्टिन्यूस नहीं कराया है। इसका आंसर है इज लिविंग। यहाँ पे विल लिव या विल लिविंग हो नहीं सकता क्योंकि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब आती है। विल हैव लेफ्ट हो नहीं सकता, शैल लीव नहीं होगा, साथ में हैज लेफ्ट नहीं होगा, तो बचेगा विल लीव। विल के साथ लिविंग आईएनजी लगता है, तो ये लीव कर रहे हैं या विल लीव करेंगे या फिर इज लिविंग जा रहे हैं। तो आंसर है ए। ये पढ़ेंगे हम कल वाले जब हम पढ़ेंगे क्या, आपका
परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ आएगा क्यों है क्या है। बट फॉर द टाइम नाउ आप क्या करोगे, इज लिविंग इसका आंसर लिख दोगे, बाकी हम आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक के आज इनफ है। 1 घंटे की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और मैंने आपको बहुत डीप समझाने की कोशिश की है, जहाँ से क्वेश्चन जिस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम खत्म कर चुके हैं सिंपल के। और मैंने ऑलमोस्ट आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको कैसे सोचना है, अपना सेंस किस तरह से इस्तेमाल करना है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें प्लीज़, इस वीडियो में कमेंट जरूर करते हैं तो एक मोटिवेशन, एक बूस्टअप मिलता है, ताकि हम इस वीडियो आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आते रहें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और बाकी जो वीडियोज़ हैं, अगर अपने वोकैब वाले वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं तो वीकर्स वीडियोज़ देखिए, और बाकी जो वीडियोज़ आ रही हैं उनको भी देखिए, ताकि आपका पेपर क्लियर करने में मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।